स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। आज हम आप लोगों के समझ जीवों में जनन के लेक्चर नंबर 2 को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग जनन क्या होता है यह पढ़े थे और साथ ही जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास किए थे, जैसे कि युग्मक क्या है, एकलिंगी क्या है, द्विलिंगी क्या है, नर क्या है, मादा क्या है, इत्यादि शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास किए थे। आज हम लोग जनन के प्रकार को पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। जनन को जो है मुख्यतः हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो आपका होता है वो होता है अलैंगिक जनन। पहला भाग होता है अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए सबसे पहले इन दोनों को हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आसान भाषा है, मात्र 2 लाइन में समझिए। वह जनन जिसमें युग्मकों का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का उपयोग नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। थोड़ा सा और अगर गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि अलैंगिक जनन जब होता है तो उसमें किसी प्रकार के जननांगों का उपयोग नहीं किया जाता है। सिंपल में कह सकते हैं कि जब जीवधारियों के पास जनन के लिए कोई विशेष लैंगिक अंग नहीं होता है अथवा उनका लैंगिक अंग काम नहीं करता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई होती है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी जाति की निरंतरता कैसे बनाए रखेंगे। तो इसके लिए विपरीत परिस्थिति में अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवधारियों के पास विभिन्न प्रकार के जुगाड़ होते हैं, उपाय होते हैं, और इन सभी उपायों को, जुगाड़ों को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही प्रकार का नहीं होता है, अनेकों प्रकार का होता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है आपका सूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा जो होता है क्या होता है कोनिडिया निर्माण, कोनिडिया निर्माण, कोनिडिया निर्माण। तीसरा जो होता है यह होता है मुकुलन, मुकुलन। चौथा जो होगा यह होगा पुनर्जनन, पुनर्जनन। इसके अलावा भी जो है नेक्स्ट होता है हमारा पुटी भवन, पुटी भवन, पुटी भवन। और भी इसके अलावा भी अनेकों विधियां होती हैं। नेक्स्ट होगा हमारा अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुधारी। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक होते हैं, एक अलैंगिक जो होते हैं।
तो केवल बीजाणु कहना उचित नहीं है, अलैंगिक बीजाणु द्वारा। लैंगिक बीजाणु लैंगिक जनन में बनते हैं, लैंगिक अंगों में बनते हैं। और सबसे अंत में होगा, चूंकि काफ़ी विस्तृत है फिर भी हम लिखते हैं, थोड़ा सा देखा जाएगा। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब आइए एक एक करके सभी विधियों को परिभाषित करने का प्रयास करें और इनके उदाहरणों को भी देखें। तो सबसे पहला है हमारा सूत्री कोशिका विभाजन या द्विखंडन द्वारा। चूंकि सूत्री कोशिका विभाजन को द्विखंडन नहीं कह दिया जाएगा सीधे सीधे, लेकिन ठीक है। तो आइए देखें, जैसे कि आपको पता है कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, सूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन जीवधारियों की दैहिक कोशिकाओं में अर्थात सोमैटिक कोशिकाओं में, या यूं कहें कि जीवधारियों की पूरी बॉडी जिन कोशिकाओं से बनी होती है उन कोशिकाओं में होता है सूत्री कोशिका विभाजन। और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर के, जैसे एक द्विगुणित कोशिका है ये विभाजित होकर के दो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक जो है पैतृक कोशिका विभाजित होकर के अपने समान दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों के लैंगिक अंगों में पाया जाता है, अर्थात उनके जननांगों में पाया जाता है। जिनके पास जननांग नहीं होंगे उनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक द्विगुणित कोशिका पहले जो है विभाजित होकर के दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, और पुनः ये जो है अगुणित कोशिकाएं एक बार और विभाजित होकर के अपने समान दो दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका दो बार विभाजित होती है। जब पहली बार विभाजित होती है तो इसको हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और फिर जो एक बार और जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं इसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। और यह जो है एकदम सेम होता है सूत्री विभाजन के समान, क्योंकि इन्हीं के समान ही नई कोशिकाएं बनती है। ओवरऑल हम लोग देखें तो सूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर के दो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर के अंततः चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो खैर छोड़िए, लंबा चर्चा हो गया उस पर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग पढ़ रहे थे कि सूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार जनन का कारक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्वलेना हो गया, तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी शरीर होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से बनी होती है और इनमें किसी प्रकार के लैंगिक अंग होते नहीं हैं। तो जब इनमें आपको पहले अभी बताया गया था कि जिनमें लैंगिक अंग होगा नहीं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं, तो इनमें किसी प्रकार का लैंगिक अंग नहीं होता है, तो इसकी कोशिका एक निश्चित समय के पश्चात दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा है आपको पता है अमीबा बनाने के लिए कोई सोचना वोचना नहीं है। अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। कलम उठाइए, किसी भी तरफ से घुमा फिरा करके ऐसे मिला दीजिए, बन गया अमीबा। और अमीबा जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, पिछले वीडियो में बनाया गया था, अमीबा का कभी बताया गया था, अमीबा का कभी बुढ़ापा नहीं आता है, यह युवा अवस्था में पहुंचता है और फिर विभाजित होकर के दो बच्चा बन जाता है। यह है कि दो बच्चा बन जाता है। जैसे कि युवा अवस्था में पहुंचा और पुनः दो छोटा छोटा अमीबा बना लिया, फिर युवा अवस्था में पहुंचा, फिर दो छोटा छोटा अमीबा बना लिया। तो अमीबा जब एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है तो यह जो है विभाजित होकर के दो अमीबा का निर्माण कर लेता है, जिससे
2 नए अमीबा का निर्माण हुआ। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि अमीबा में जब सूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो 2 अमीबा बन गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ जो है कोशिकीय जीव जो होते हैं वे सूत्री कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं। इसको हम लोग बाइनरी फिशन भी कह देते हैं, द्विखंडन भी कह देते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें अमीबा जो है 2 भागों में विभाजित हो रहा है, इसलिए द्विखंडन भी कह देते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूत्री कोशिका विभाजन द्वारा सदैव जनन होता है, नहीं। सूत्री कोशिका विभाजन द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही जनन करते हैं, जबकि बड़े जीवों में जब सूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उनके टूटे फूटे अंगों का निर्माण होता है, न कि जनन होता है। आपकी भी शरीर में हर रोज़ लाखों कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, तो आपके जैसे लाखों आदमी थोड़े ही बन जाते हैं, आप तो वैसे ही रहते हैं। कोशिकाएं निकलती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है। दूसरी विधि को हम देखते हैं, यह है आपका कोनिडिया निर्माण। तो कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया जो होता है एक छोटी संरचनाएं होती हैं और कहाँ निर्मित होती हैं? कुछ कवकों में। तो सिंपल सी बात है, कोनिडिया द्वारा जनन किन में होता है? कवकों में होता है, फंजाई में होता है। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? पेनिसिलियम नामक कवक। कौन सा इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है? पेनिसिलियम नामक कवक बहुत ही महत्वपूर्ण कवक है। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि पहली बार एंटीबायोटिक औषधि जो है पेनिसिलियम द्वारा ही प्राप्त की गई थी, जिसे प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निभाया था। तो उनके बारे में आप लोग जानने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। तो पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है, इस पर छोटी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। ये देखिए, ये पेनिसिलियम का थैलस कुछ इस प्रकार होता है। पेनिसिलियम का थैलस कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया पेनिसिलियम का, इसको पौधा समझ लीजिए। छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, इसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाया गया है। तो पेनिसिलियम के ये पौधा हो गया और एक निश्चित समय तक जब पहुंच जाता है, एक निश्चित आयु तक, तो इसके ऊपर जो है ऐसे छोटी गोल संरचनाएं बन जाती हैं। छोटी गोल संरचनाएं बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। और किसी भी कारणवश जब एक कोनिडिया यहाँ से टूट के अलग हो गए, जो कोनिडिया टूट के जब अलग हो जाती हैं तो उड़ती रहती हैं। किसी भी कारणवश पेनिसिलियम के इस थैलस से जब एक कोनिडिया टूट के जो है अलग हो जाते हैं, उड़ करके जाते हैं, और जब किसी अनुकूल वातावरण में या उपयुक्त स्थान पर एक कोनिडिया गिरते हैं, या गिरने के बाद भी जब अनुकूल वातावरण या परिस्थिति पाते हैं, तो ये जो है वृद्धि करके एक पेनिसिलियम बना लेते हैं। तो एग्जाम में सामान्यतः आपसे पूछा जाता है कि कोनिडिया द्वारा जनन किस में होता है? तो याद रखिएगा पेनिसिलियम। कोनिडिया क्या होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक का एक अलैंगिक जनन करने का जुगाड़ होता है, कह सकते हैं सिंपल में। इसके पश्चात आइए हम देखते हैं मुकुलन को। तीसरा हमारा अलैंगिक जनन का बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है मुकुलन। मुकुलन को जो है कलिका निर्माण भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको बडिंग कहते हैं, बडिंग। तो इसके द्वारा जनन जो मुख्यतः होता है, पहले ये देख लीजिए किस में होता है। एक तो होता है, इसका जो पॉपुलर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, इसका जो पॉपुलर एग्जाम्पल होगा मुकुलन का, ये हाइड्रा होगा, हाइड्रा। और दूसरा हो जाएगा ईस्ट। तो जो है मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा द्वारा और ईस्ट द्वारा। तो अब देखिए होता क्या है,
सबसे पहले हाइड्रा को देख लिया जाए। तो हाइड्रा जो है एक छोटा सा जीव होता है सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। एक सिलेंट्रेटा का छोटा सा जीव होता है, इस प्रकार होता है, यह हाइड्रा। तो देखिए होता क्या है, इसमें भी जो है किसी प्रकार का लैंगिक जुगाड़ उगाड़ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अब बताइए जब इसके पास लैंगिक जुगाड़ होता ही नहीं है तो अपने समान और भी हाइड्रा तो उत्पन्न करना है ना, नहीं तो हाइड्रा धरती पर रहेगा कहाँ से। इसकी आयु होती है कुछ महीने, अगर ये अपने समान उत्पन्न करके ना जाए तो कुछ महीने बाद जो है धरती पर से हाइड्रा ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ इसमें एक छोटा सा उभार निकलता है, छोटे छोटे जो है उभार निकलते हैं, जिन्हें हम कलिका कहते हैं या बड कहते हैं। देखिए यदि ये हाइड्रा की बॉडी है तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा उभार निकल जाएगा, ऐसे छोटा सा, ये छोटा सा उभार निकल जाएगा। और कुछ समय पश्चात क्या है कि ये छोटा सा उभार यहाँ से टूट करके अलग होगा, टूट करके अलग हो जाएगा और विकसित होकर के एक बड़ा हाइड्रा बना लेगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो सीधी सी बात है हाइड्रा में और ईस्ट में। हाइड्रा में मुकुलन, अब मुकुलन होता क्या, तो मुकुलन जो है क्या होता है, शरीर पर बनने वाला एक छोटा सा उभार होता है, बल्ब के समान संरचना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और मुकुल टूट करके अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर के उस जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से हम ईस्ट को भी देख सकते हैं। ईस्ट का जो है संरचना कुछ इस प्रकार होता है। इसमें भी क्या होता है, एक छोटा सा उभार ऐसे बन जाएगा, छोटा सा उभार किसी भी तरफ बनेगा और ये टूट करके निकल जाएगा और एक और ईस्ट का निर्माण कर लेगा। तो ये तो हुआ हमारा मुकुलन। मुकुल यानी कि छोटा सा उभार निकलेगा, टूट करके अलग होगा और एक ईस्ट बना लेगा। हाइड्रा में छोटा सा उभार निकला, टूट के अलग हुआ और बना लिया। अब इसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजेनरेशन। तो ध्यान दीजिएगा पुनर्जनन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जाने पुनर्जनन क्या होता है। तो छोटे छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया गया है, क्लास 3-4 में भी पढ़ाया गया है। तो 2 लाइन में आप डिफाइन करिए। जीवधारियों के टूटे फूटे कटे हुए अंगों के पुनः निर्मित होने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ को देखिए, छिपकली की पूंछ को आप तोड़ दीजिए, एक छिपकली पकड़िए, उसकी पूंछ को काट दीजिए और एक डिब्बे में रख लीजिए। थोड़ा बहुत खाना पानी देते रहिएगा, हवा भी मिलता रहे, ऐसा प्रबंध कर दीजिएगा। आप देख पाएंगे कि लगभग 1 महीने में उस छिपकली की पूंछ पुनः निर्मित हो जाएगी। पूंछ को आप काट दिए, पूंछ फिर बन गई, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। चलिए आइए दूसरा उदाहरण रीजनरेशन का देखते हैं। अगर आपके बाल को काट दिया जाए, कुछ दिनों के पश्चात जो है वो बाल पुनः बड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ, बाल को आप काटे और बाल पुनः निर्मित हो गए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन, पुनर्जनन। नाखून आप बार बार काटते रहते हैं, देखिए नाखून को आप काटते हैं, नाखून पुनः बड़ी हो जाती है। ये भी क्या है, रीजनरेशन। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जीवों के पूरी शरीर में रीजनरेशन की क्षमता होती है। जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक पॉपुलर उदाहरण आता है रीजनरेशन में, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया अथवा इसको हम पर्णकृमि भी कहते हैं, प्लेनेरिया अथवा पर्णकृमि। तो इसकी जो है पूरी शरीर में जो है रीजनरेशन की क्षमता होती है। या स्टार फिश जो होती है, स्टार फिश,
इसकी भी पूरी शरीर में जो है रीजनरेशन की क्षमता होती है। इनके शरीर के किसी भी पार्ट को काट दीजिए वो पार्ट निर्मित हो जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य को देखा जाए या कुछ अन्य जीवों को देखा जाए तो उनके शरीर के केवल कुछ पार्टिकुलर पार्ट में ही रीजनरेशन की क्षमता होती है। जैसे आपके केवल बाल और नाखून में ही रीजनरेशन की क्षमता होती है। छिपकली को अभी आप देख पाए हैं, केवल उसकी पूंछ में ही रीजनरेशन की क्षमता होती है, परंतु इन जीवों के पूरी शरीर में रीजनरेशन की क्षमता होती है। और ध्यान देने की बात यह है कि रीजनरेशन के द्वारा सभी जीव जनन नहीं करते हैं, केवल प्लेनेरिया और कुछ जीव और होते हैं जो कि रीजनरेशन द्वारा जनन करते हैं। इसमें होता क्या है, ये देखिए है प्लेनेरिया, पत्ती के समान एक जीव है, पर्णकृमि भी कहते हैं। यह है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया के शरीर को हम जितने भाग में काट देंगे, प्लेनेरिया के शरीर को हम जितने भाग में काटेंगे, मान लीजिए इसको हम 3 भाग में काट दिए, इसके शरीर को अगर हम 3 भाग में काट दें तो ये इसके तीनों भाग जो है अपने कटे हुए भाग को जो है पुनः निर्मित कर लेंगे। तीनों भाग जो है अपने कटे हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेंगे। यह भाग अपने नीचे के भाग को बना लेगा और यह जो कटा हुआ बीच वाला भाग है ऊपर के भाग को भी बना लेगा और नीचे के भी भाग को बना लेगा। यह नीचे वाला कटा हुआ जो भाग है अपने ऊपर वाले भाग को बना लेगा। इस प्रकार आप लोग कुछ पौराणिक कथाओं में देखते हैं, कुछ दैत्यों को देखते हैं, उनके जो है सर को काटिए फिर उनका सर बन जाता था, हाथ को काट दिया जाता था, हाथ पुनः निर्मित हो जाता था। वही हाल इसका है। इसको जो है कितना भाग में काट दीजिए, अपने हुए कटे हुए भागों को पुनः निर्मित कर लेता है। यानी जितना ही काटेंगे उतना ही प्लेनेरिया उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये पुनर्जनन द्वारा क्या करते हैं, एक प्रकार से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं पुनर्जनन भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इसके पश्चात आइए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, यह है पूटी भवन द्वारा। पूटी भवन द्वारा, पूटी क्या होता है, पूटी जैसे कि देखिए, इसको हम लोग अमीबा का उदाहरण लेकर के समझेंगे, क्योंकि पूटी का निर्माण अमीबा में भी होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है जो कि मलेरिया का कारक है। इसके अलावा यह मोनोसिस्टिस में भी पूटी भवन होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः अमीबा के उदाहरण द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए होता क्या है, आपको पता है अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पाया कहाँ जाता है, ठहरे हुए पानी में। और ठहरा हुआ पानी कहाँ पाया जाता है, तालाब में, झील में, या गर्मी के दिनों में जो नदी का कुछ भाग जब कट जाता है, बहता नहीं है, वह भी जो है ठहरा हुआ पानी है। तो गर्मियों के दिनों में नदी के किनारे में कुछ छोटे मोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें जो है अमीबा पाया जाता है। और देखिए होता क्या है, अमीबा पानी में जब कोई जानवर नहाने जाता है या किसी भी कार्य से जाता है या आप स्वयं पानी में जाते हैं, तो जब निकलते हैं तो आपके शरीर से या जानवरों के शरीर से पानी टपकता रहता है, टपकता रहता है। पानी कहाँ हुआ टपक रहा है, जा करके स्थलीय भाग पर, शुष्क भाग पर। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके शरीर के उस पानी के साथ कुछ अमीबा भी बाहर चला गया, अब तो बाहर रह नहीं पाया। अब उस स्थल पर जो है शुष्क वातावरण होता है और शुष्क वातावरण में अमीबा का जीना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अमीबा के पास सिर्फ 2 रास्ता है। पहला, वह स्वयं को सरवाइव करने के लिए कोई जुगाड़ बनाए, और दूसरा, वह मर जाए। तो मरता नहीं है, प्रकृति ने उसके पास एक विशेष गुण दिया है। देखिए होता क्या है, जब अमीबा स्थलीय क्षेत्रों पर चला जाता है
जब अमीबा स्थलीय क्षेत्रों पर चला जाता है तो अपने शरीर के चारों तरफ एक हार्ड अर्थात कठोर रक्षात्मक आवरण बना लेता है, जिसे हम कहते हैं पुटी। अमीबा जब स्थलीय क्षेत्रों पर जाएगा, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो अपने शरीर के चारों तरफ एक कठोर रक्षात्मक आवरण बना लेगा, जिसको हम कहेंगे पुटी। और पुटी के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुटी भवन। अब देखिए होता क्या है, इस पुटी के अंदर अमीबा को भोजन तो मिलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, परंतु प्रजनन नहीं रुकता है, ये प्रजनन करता रहता है। अमीबा खाता पीता नहीं है, खाने को मिले ना मिले, प्रजनन होना चाहिए। तो अभी जो है पुटी के अंदर अमीबा जो है भोजन तो नहीं ग्रहण करता है, परंतु इसकी विभाजन प्रक्रिया जारी रहती है, जिसके कारण इस पुटी के अंदर अनेक छोटे 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 अमीबा निर्मित हो जाते हैं। अनेक छोटे छोटे अमीबा निर्मित हो जाएंगे। वृद्धि करेगा नहीं, बस विभाजित होता रहेगा, जिसके कारण जो है छोटे 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 कई सौ अमीबा इसमें निर्मित हो जाएंगे। इस पुटी के अंदर कई सौ छोटे छोटे अमीबा निर्मित हो जाएंगे, छोटे छोटे कई सौ अमीबा बन जाएंगे। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अर्थात बारिश का समय आता है, बारिश का वर्षा काल आता है, तो ये अमीबा स्थलीय भाग से बह करके पोखरा में चला जाता है या नदी में चला जाता है। और जब नदी में या पोखरे में चला जाता है अमीबा, तो इसकी ये पुटी जो है ये टूट जाती है। आज जब पुटी टूट जाती है तो अमीबा के छोटे छोटे जो बीजाणु हैं बाहर निकलते हैं और बड़े होकर के एक परिपक्व अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। तो ये था पुटी भवन। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा। तो कुछ पौधे जो होते हैं ये अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। में बीज नहीं होता है, कुछ अविकसित पौधे होते हैं, एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम अलैंगिक बीजाणु कहते हैं। और इन अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा भी जो है वो अपने समान संतति को उत्पन्न कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अलैंगिक बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। इस प्रकार वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, जिसके कारण इसको अगले वीडियो में हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।